हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र भारत हिस्ट्री पाठशाला के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है। जो आगामी हमारे एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, तो उससे रिलेटेड मुझे आपको सूचना देनी है कि आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के एमसीक्यूज होंगे। इसको मैं 3 या 4 पार्टों में कंप्लीट करूंगा और डेली में इसकी वीडियोस अपलोड करूंगा। आगे मैं सिस्टमेटिक ढंग से एक चार्ट बनाकर डालूंगा कि कब हमारी क्लासेस किस टाइम पर ये मैं अपलोड करूंगा और आप इससे एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, वो काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। तो आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर में और आने वाली जो नई फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड में जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आता है, उसमें काफी हेल्पफुल रहे। डेप्थ में भी है और सरल क्वेश्चन भी है, तो दोनों तरह के ही है। तो चलिए अब हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि टॉपिक का नाम है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, वो ये है। जस्ट मिनट। यस। कि सर्वप्रथम महारानी एलिजाबेथ ने इम्फ्रे गिलबर्ट को, जो महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने इम्फ्रे गिलबर्ट को उत्तर पश्चिम अमेरिका में, ठीक है, बस्ती बसाने की जो अनुमति दी थी वो कब दी थी। तो बस्ती बसाने की जो अनुमति दी थी वो कब दी थी, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और इसका आंसर जल्दी से, जब आप इसको देख रहे होंगे तो अपने माइंड में सोचिएगा, बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा 1583 या 1584, 87, 88। तो 1583 इज द राइट आंसर। तो महारानी एलिजाबेथ ने इम्फ्रे गिलबर्ट को उत्तर पश्चिम अमेरिका में बस्ती बसाने की जो अनुमति दी थी वो 1583 में दी थी। दूसरा क्वेश्चन कि वर्जीनिया नामक बस्ती, ठीक है, तो वर्जीनिया नामक जो बस्ती की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी और किसने की थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ऑप्शन में 1584 वॉल्टर रेले, 1587 हिम्फ्री गिलबर्ट, और आप देखेंगे कि 1607 क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट और 1607 जॉन डिवी। तो हमें पता है कि जो सबसे पहली बस्ती बताई गई थी वो 1607 में क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में ही बताई गई थी और वो वर्जीनिया नामक बस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है। लंदन कंपनी द्वारा अमेरिका में स्थापित की गई पहली बस्ती कौन सी थी। तो लंदन कंपनी, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लंदन कंपनी द्वारा पहली बस्ती जो बसाई गई थी वो 1607 में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में बसाई गई थी और उस बस्ती का नाम था वर्जीनिया। ठीक है। मैरी मैरीलैंड, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे क्योंकि इनसे आगे रिलेटेड हम हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर हम इनके जवाब में आपको वही दूंगा। देखिए, एकमात्र बस्ती जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा बसाई गई थी तो पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, जॉर्जिया है, न्यू जर्सी है। तो एकमात्र बस्ती जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा बसाई गई थी तो वो कौन सी है, जॉर्जिया। ठीक है। जेम्स एडवर्ड ओग्लेथ्रोपे द्वारा ये बसाई गई थी, तो जॉर्जिया इज द राइट आंसर। तो जेम्स एडवर्ड ओग्लेथ्रोपे द्वारा जॉर्जिया एकमात्र ऐसी बस्ती थी जिसे इंग्लैंड सरकार ने बसाया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 1775 ईस्वी तक अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित कर लिए गए। तो 1775 तक अमेरिका में 10, 12, 13, 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आपको पता है कि 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनीज थी। तो सी इज द राइट आंसर। फिर आपको बताना है कि चार्टर प्राप्त बस्तियां कौन सी थी। ए वर्जीनिया मैसाचुसेट्स, बी कनेक्टिकट रोड आइलैंड, सी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी और साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया।
तो चार्टर प्राप्त जो बस्तियां थी उनमें आपके आती है एक तो वर्जीनिया और एक कौन सी आती है, मैसाचुसेट्स। तो ये आपकी चार्टर प्राप्त वो बस्तियां हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि ये कनेक्टिकट और रोड आइलैंड है, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ आपकी बस्तियां हैं, जनतांत्रिक आपकी बस्तियां हैं। तो ये कॉमनवेल्थ बस्तियां हैं, जनतांत्रिक बस्तियां हम इनको कह सकते हैं। और एक आपकी कैरिलोना है, मैरीलैंड है और पेंसिल्वेनिया है। तो कैरिलोना है, मैरीलैंड है और पेंसिल्वेनिया है, ये निजी स्वामित्व वाली बस्तियां हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे ऑप सातवां क्वेश्चन में तो एक तरफ उपनिवेश है, एक तरफ संस्थापक है, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, और एक तरफ उनके संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको देखना है कि मैसाचुसेट्स, तो मैसाचुसेट्स का संस्थापक कौन है? जॉन वाइट। ठीक है। न्यू हैम्पशायर का कौन है? जॉन व्हील राइट। ठीक है। रोड आइलैंड का कौन है? तो रोड आइलैंड का है रोजर विलियम। और कनेक्टिकट का कौन है? थॉमस हुकर। तो कनेक्टिकट का कौन है? थॉमस हुकर। रोड आइलैंड का कौन है? रोजर विलियम। न्यू हैम्पशायर का कौन है? जॉन व्हील राइट। और मैसाचुसेट्स का कौन है? जॉन राइट। इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है। फिर आपके सामने जैसे आठवां क्वेश्चन है, और आपको बताना है आठवें क्वेश्चन में कि सुमिलित करना है भाई, डेलावेयर, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ड्यूक ऑफ यॉर्क, विलियम पेन, पीटर मिनिट एंड डच कंपनी, और वर्जीनियंस। देखो न्यूयॉर्क तो सीधी सी बात है ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। पहला गलत, फोर्थ गलत। पेंसिल्वेनिया तो विलियम पेन, तो पेंसिल्वेनिया का कौन है? विलियम पेन। ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना आपका पीटर, ये वर्जीनियंस। ठीक है। और डेलावेयर जिसमें आपके आएंगे पीटर मिनिट एंड स्वीडन कंपनी। तो डेलावेयर में कौन आएंगे? पीटर मिनिट एंड स्वीडन कंपनी। तो बी इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज बस्ती में शामिल बस्ती नहीं थी। देखिए, जब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि तीन उसमें डिवाइडेड थी, न्यू न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, मिडिल इंग्लैंड कॉलोनीज, साउथ इंग्लैंड कॉलोनीज या साउथ कॉलोनीज, है ना। तो न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज में सीधी सी बात है, न्यू हैम्पशायर थी, मैसाचुसेट्स थी, रोड आइलैंड थी, डेलावेयर नहीं थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा, डेलावेयर। डेलावेयर कहाँ है? ये मिडिल कॉलोनीज में है, ये मिडिल कॉलोनीज में है डेलावेयर। तो न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज में चार थी। ठीक है। तो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, न्यू हैम्पशायर शॉर्ट में। ठीक है। एक आपका मैसाचुसेट्स, एक आपका रोड आइलैंड, और एक कनेक्टिकट। राइट। ये तो न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज में। एक आपकी मिडिल इंग्लैंड कॉलोनीज में। ठीक है। तो यह मिडिल कॉलोनीज जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसमें एक तो डेलावेयर है, एक न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है। तो आप कहेंगे कि डेलावेयर है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, और एक आपका पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया है। और साउथ कैरोलिना में अगर आप बात करें, सॉरी, साउथ कॉलोनीज में आप बात करें, तो उसमें नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, वर्जीनिया है। ठीक है। और एक जॉर्जिया है, और एक उसमें मैरीलैंड है। तो साउथ कॉलोनीज में, और ये आता है तो नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, एक जॉर्जिया, एक वर्जीनिया, ठीक है, और एक मैरीलैंड। ये आप याद रखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कई बार वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने अमेरिकी क्रांति को 1668 की ब्रिटिश क्रांति का दूसरा खंड कहा था? तो इसमें
तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? गोल्डविन स्मिथ है, जॉर्ज ब्राउन फोस्ट है, जेएफ जिमसन है, या पोलार्ड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पोलार्ड। तो पोलार्ड ने अमेरिकी क्रांति को 1668 में ब्रिटिश क्रांति का क्या कहा था? दूसरा खंड कहा था। फिर 11वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी उपनिवेश कौन सा था? पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है? तो जब आप अमेरिका की बौद्धिक मतलब अमेरिका के क्रांति के कारणों में आप बौद्धिक वो पढ़ते हैं, क्षेत्र का योगदान, तो आपको पता, आपने पढ़ा होगा कि उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी उपनिवेश था पेंसिल्वेनिया। कौन सा था? पेंसिल्वेनिया। तो ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजी स्वामित्व वाली बस्तियां, तो अभी मैंने आपको बात करी थी कि कैरिलोना, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया, ये सभी निजी स्वामित्व वाली बस्ती थी, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। फिर आप देखिए कि 13 हमारा क्वेश्चन है, और जैसे उपनिवेश और एक तरफ संस्थापक है, ठीक है, वर्जीनिया। तो वर्जीनिया का अभी हमने पढ़ा था कि क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट 1607, राइट? तो आर से स्पष्ट हो जाएगा, ये रहा। ठीक है। और साउथ कैरिलोना, तो आपका एट नोबल्स विद रॉयल चार्टर्स। ठीक है। न्यू जर्सी है, तो आपका लॉर्ड ब्रिकले और जॉर्ज कॉर्टरेट। तो लॉर्ड ब्रिकले और जॉर्ज कार्टरेट। और जॉर्जिया का तो मैंने बताया था, जेम्स एडवर्ड ओग्लेथ्रो। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है। 14वें क्वेश्चन को देखें, तो मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 36 में, 1636 में, 37 में, 38 में, 1640 में? तो मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1636 में हुई थी। तो ए इज द राइट आंसर है, 1636, ये आप याद रखेंगे। फिर 15 हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि 1693 में डॉक्टर जेम्स ब्लेयर ने वर्जीनिया में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना हुई थी 1693 में, डॉक्टर जेम्स ब्लेयर ने की थी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विलियम एंड मैरी कॉलेज। ठीक है। आपका जैसे देखें कि येल कॉलेज, ये 1701 में है। आपका जो किंग्स कॉलेज है, ठीक है, तो जो आपका किंग्स कॉलेज है, तो ये 1754 में है, 1754 में। और 1754, ठीक है। हाँ, इपिस्कोपिलियन संप्रदाय के द्वारा है। और आपका जो डॉर्टमंड कॉलेज है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 1761 है। डॉर्टमंड कॉलेज 1761 है, तो ये आप ध्यान में रखें। इल्जिर वीलॉक द्वारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इल्जिर वीलॉक द्वारा डॉर्टमंड कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1761। ठीक है। फिर ये आप याद रखेंगे, इल्जीवर वीलॉक द्वारा। इपिस्कोपिलियन संप्रदाय द्वारा 1754 में स्थापित कॉलेज कौन सा था? हमने अभी बात करी थी किंग्स कॉलेज, 1754, ये रहा। इपिस्कोपिलियन संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है। प्रिंसटन कॉलेज की अगर हम बात करें, तो प्रिंसटन कॉलेज जो था वो, ठीक है, अच्छा हमने प्रिंसटन कॉलेज नहीं ली। प्रिंसटन कॉलेज जो है ये आपका 1746, ठीक है। हाँ, येल कॉलेज जो है वो है आपका 1701, ठीक है। येल कॉलेज कौन सा है? 1701। और आपका जो ब्राउन कॉलेज है, ठीक है, ये आपका 1764। तो ब्राउन कॉलेज 1764, प्रिंसटन कॉलेज 1746, किंग्स कॉलेज 1754, ये आप याद रखेंगे। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए।
फिर 18वां क्वेश्चन देखें। जैसे अब ये इससे रिलेटेड ही है, तो मैंने क्वेश्चन सबसे रिलेटेड बनाए। तो येल कॉलेज 1701, ये तो याद हो ही गया आपको। ठीक है। प्रिंसटन कॉलेज 1746, अभी आपने देखा। ठीक है, ये अपना हो गया। ब्राउन कॉलेज 1764, ये हो गया। और डॉटमर्थ कॉलेज 1761, ये हो गया। तो डॉटमर्थ कॉलेज ऊपर भी हमने पढ़ा था, ये रहा इल्जीवर वीलॉक द्वारा 1761। उसका राइट आंसर क्या होगा? क्यू आर पी एस। तो क्यू आर पी एस। फिर अब हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन। देखिए, 19वें क्वेश्चन में आपको देखना है सुमेलित कीजिए। जैसे तो सामाजिक समझौता है, ट्रीटाइज ऑन ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी है, और पत्र व्यवहार समिति है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता रूसो की है, तो इसमें आप मैच कर सकते हैं आराम से। और ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये जॉन लॉक की है। ठीक है। और अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। और पत्र व्यवहार समिति ये आपकी किसकी है? सैम एडम्स की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर एस क्यू पी। ठीक है, आर एस क्यू पी। क्लियर? फिर 1775 में तो 1775 में कॉमन सेंस जो पुस्तक लिखी थी, ये किसने लिखी थी? टॉमस पेन ने, एंड्रयू ब्रेडफोर्ड ने, जेम्स ऑटिस ने, पैट्रिक हेनरी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉमस पेन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, टॉमस पेन। और आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। ठीक है। और लगभग हम 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे, और छोटे छोटे सेशन रखेंगे ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी पूरे हों। फिर जैसे एक 21 हमारा क्वेश्चन है, तो 21 क्वेश्चन में देखिए कि समाचार पत्र पत्रिका और उसके प्रवर्तक, जैसे अमेरिकन मर्करी, न्यूयॉर्क गजट, द अमेरिकन क्राइसिस, बोस्टन न्यूज लेटर, गजट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एंड्रयू ब्रेडफोर्ड है, टॉम स्पेन है, और जॉन केबल है। तो बोस्टन न्यूज लेटर एंड्रयू ब्रेडफोर्ड का है। और आप देखेंगे कि अमेरिका में सबसे पहला समाचार पत्र माना जाता है जो एंड्रयू ब्रेडफोर्ड ने निकाला था। गजट बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। तो तीसरे का दो, और चौथे का पहला। तीसरे का दो और चौथे का पहला, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से। अच्छा, एक मिनट। बोस्टन न्यूज लेटर, ठीक है, अमेरिकन मर्करी और न्यूयॉर्क गजट। तो अमेरिकन मरकरी और न्यूयॉर्क गजट ना जरा, तो क्यों तो कैसे आ जाए? सॉरी, इसका आंसर गलत हो गया है। इसको हम ऐसे देखेंगे, ये बोस्टन न्यूज लेटर जॉन केबल का है, 1704 में जो निकाला गया था। हाँ, ये तो सही था कि गजट ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। हाँ, इससे किया आंसर गलत। और अमेरिकन मर्करी, न्यूयॉर्क गजट, ये एंड्रयू ब्रेडफोर्ड का है। और द अमेरिकन क्राइसिस टॉम स्पेन का है। ये वाला आएगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर, राइट। वो ये ऑप्शन कंफ्यूजेबल। चलिए, राजभक्तों में अग्नि शलाका के नाम से कौन प्रसिद्ध? तो राजभक्तों में अग्नि शलाका के नाम से पैट्रिक हेनरी, टॉम स्पेन, सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस। तो देखिए, सीधी सी बात है कि राजभक्तों में अग्निशलाका के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जेम्स ओटिस। जेम्स ओटिस वो है जिसने खोज वारंट अधिनियम का विरोध किया था, यानी रिस्ट ऑफ असिस्टेंट का विरोध किया था। और इसका सबसे जो तीव्र विरोध हुआ था
वो बोस्टन उपनिवेश में हुआ था। ठीक है। पेट्रिक हेनरी, तो पेट्रिक हेनरी ने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था, और पेट्रिक हेनरी का कहना था या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोस्टन उपनिवेश ने तीव्र विरोध किया था, स्टाम्प एक्ट का, शुगर एक्ट का, क्वार्टरिंग एक्ट का, या खोज वारंट अधिनियम। अभी हमने पढ़ा था कि जेम्स ओटिस, जो लिस्ट ऑफ असिस्टेंट यानी खोज वारंट अधिनियम का विरोध किया था, और उसका सबसे तीव्र विरोध कहां पर हुआ था? बोस्टन उपनिवेश में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है। या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन किसका है? पेट्रिक हेनरी का है, सीधी सी बात है। जेम्स ओटिस राजभक्तों में अग्निशलाका के नाम से प्रसिद्ध है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो जेम्स ओटिस राजभक्तों में अग्निशलाका के नाम से प्रसिद्ध है। और सैमुअल एडम्स और स्टीफन हॉकिंस, तो सैमुअल एडम्स ने पुस्तक लिखी थी द राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस, द राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस। ठीक है। और स्टीफन हॉकिंस ने जो बुक लिखी थी द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन, द राइट्स ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन। द राइट्स ऑफ कॉलोनीज। ठीक है। एग्जामिन। और ये इस बार एग्जामिन। ठीक है। जहां तक मुझे याद है, ये इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है ये पुस्तक। सैमुअल एडम्स ने द राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस, और ये आप याद रखेंगे, द राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस। ठीक है। द राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस। तो स्टीफन हॉपकिंस तो रोड आइलैंड के गवर्नर थे, ये जो है, ये रोड आइलैंड के गवर्नर थे। ठीक है। और सैमुअल एडम्स की बात करें तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है द राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस, ठीक है, ये 1769 में इन्होंने लिखी। चलिए, नेक्स्ट देखिए, 25th क्वेश्चन हमारा। चलिए, यही जो मैं आपको बता ही रहा था वही पूछ ली गई है। ठीक है। द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन 1765। ठीक है, ऊपर हमने अभी लिखा भी है 17, अच्छा, लिखा नहीं है, उसकी डेट हमने नहीं लिखी है, एग्जामिन। तो ये आपका है कौन सा? स्टीफन हॉपकिंस। ठीक है। तो ये आपका स्टीफन हॉपकिंस है। राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस 1769, ये आपका सैमुअल एडम्स है। और ये तो मैंने लिखा था, राइट्स ऑफ कॉलोनिस्टिस सैमुअल एडम्स 1769। और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, तो ये हडसन नदी के किनारे हैं, ये तो पता ही है। और क्यूबेक, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूपी एस आर। तो क्यूपी एस आर। सप्तवर्षीय युद्ध 26 हमारा क्वेश्चन है। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1765 से 63 मूल रूप से लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सप्तवर्षीय जो युद्ध था, ये मूल रूप से किसके बीच लड़ा गया था? प्रशा या ऑस्ट्रिया के बीच, इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, इंग्लैंड व इटली के बीच, या प्रशा व फ्रांस के बीच। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो 1765 से 63 के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ये बेसिकली, आप इसका आंसर सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि मूल रूप से किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको बताना है कि ये मूल रूप से ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच लड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन, प्रशा और हनोवर थे, दूसरी तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, रूस, ये थे। और एक्चुअली में इसका मूल कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, ठीक है, कौन सा? सिलेसिया, ठीक है,
सिलेसिया, इस क्षेत्र को लेकर विवाद। तो सिलेसिया क्षेत्र को लेकर क्या था, विवाद था। तो इसलिए ये युद्ध शुरू तो इनके बीच में हुआ था, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध चलता है। तो अगर मूल रूप से पूछे तो ये प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, और सिलेसिया के क्षेत्र को लेकर क्या हुआ था, विवाद हुआ था। और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों पर प्रभुत्व को लेकर उनके बीच फिर ये युद्ध लड़ा गया। 27वां क्वेश्चन देखिए, ये किसका मत था कि अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ अंग्रेजों व अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य पैदा हुए राजनीतिक मतभेद के कारण हुआ? ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बड़ा है, पर अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ अंग्रेजों और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य पैदा हुए राजनीतिक मतभेद के कारण हुआ। तो ऑप्शन में जैसे चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज है, चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड है, प्रोफेसर पोलार्ड है, और डॉक्टर जेम्स ब्लेयर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज। ठीक है, तो चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज इज द राइट आंसर। फिर हम बात करें कि ब्रिटेन व अमेरिका के मध्य व्यापारिक व औद्योगिक हितों के संघर्ष ने, ठीक है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। तो ब्रिटेन व अमेरिका के मध्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों के संघर्ष ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। इस कथन का संबंध किससे है, बेयर्ड से है, टॉम जेफरसन से है, एडमिरल रोडनी से है, जॉर्ज इलियट से है। तो पर अगर आपने कथन ढंग से पढ़ा हो कि अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ अंग्रेजों और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य पैदा हुए राजनीतिक मतभेद के कारण हुआ, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये वो तो चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज है ना। बेसिकली आप वहां पर देखिएगा कि राजनीतिक मतभेद को कारण मान रहा है अमेरिकी क्रांति का, अंग्रेजों और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य पैदा हुए राजनीतिक मतभेद का कारण चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज। और यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों के संघर्ष ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। इसका जो राइट आंसर होगा ये है चार्ल्स ऑस्टिन बेयर। वो चार्ल्स क्या है, मैकलिन एंड्रयूज, ये चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड बेयर्ड। तो यहाँ व्यापारिक और औद्योगिक हित है, वहां राजनीतिक मतभेद है। तो चलिए हम दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का ये सेशन यहीं पर रोकेंगे। अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ग्रीनविले की नीति, टाउनशेड की कर योजना, बोस्टन हत्याकांड, या लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। तो सीधी सी बात है कि जब अमेरिकी हम क्रांति को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि लॉर्ड नॉर्थ की जो चाय नीति थी वो, क्योंकि उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो तात्कालिक जो कारण माना जाता है वो लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति ही मानी जाती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, सॉरी चाय नीति इज द राइट आंसर आपका। जैसे एक तो बोस्टन हत्याकांड है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था, तो जरा मुझे बताएं कि बोस्टन हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था। तो जो हम पढ़ते हैं कि 5 मार्च, ठीक है, 1770, 5 मार्च 1770 को क्या हुआ था, बोस्टन हत्याकांड हुआ था। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ग्रीनविले की नीति और टाउनशेड की कर योजना, है ना। तो ग्रीनविले की नीति है और एक टाउनशेड की कर योजना है। तो ग्रीनविले की नीति जो 1763 में एक तरीके से क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था। ये 1763 में क्या बना था, पीएम बना था। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इसने क्या कर दिया था, अमेरिका को खो दिया था। ये कथन शायद ट्रेविलियन का है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। और इसने 1763 में एक योजना प्रस्तुत की थी,
उसी को ही ग्रीन विले की नीति के नाम से जाना जाता है। और इसने 4 कर लगाए थे। एक आपका शुगर एक्ट है, एक आपका स्टाम्प एक्ट है, एक आपका करेंसी एक्ट है और एक आपका वाटरिंग एक्ट है। ठीक है। हम्म। फिर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, ग्रीन विले ने अमेरिका को खो दिया। हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया ही था कि ग्रीन विले ने अमेरिका को खो दिया है क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। यह कथन किस ब्रिटिश इतिहासकार का है? इसका राइट आंसर यही होगा, ट्रेवेलियन। तो यहाँ पर मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं आज, चूंकि ये हमारा पहला सेशन है। तो अब जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो आप इसके एमसीक्यूज करके देखिएगा और आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूँ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें हमने 30 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं और आधे घंटे का ये हमारा सेशन हुआ है। तो कल हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो आप अमेरिका की क्रांति को पढ़कर आ सकते हैं और आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए। ओके। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।